आज के कार्यक्रम के आयोजक क्रॉप केयर फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री राजू श्रॉफ जी, भारतीय संसद और केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी रहे मेरे भाई सुरेश प्रभु जी, आईसीएआर के डायरेक्टर जनरल श्री आयप्पन जी, मंच पर आसीन इस सत्र में भाग ले रहे सम्मानित अतिथिगण और इस सभागार में बैठे मेरे स्नेही भाइयों और बहनों, अंग्रेजी के क्रम को तोड़ रही हूं आयोजकों से पूछकर, उनकी इजाजत लेकर, क्योंकि जिस किसान ने आपके इस सम्मेलन को सार्थक बनाना है वो अंग्रेजी नहीं जानता। चाहती हूं मेरी बात सीधे उस तक पहुंचे और उसकी बात भी आप तक पहुंचा सकूं। सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगी आयोजकों को, जिन्होंने बहुत ही प्रासंगिक विषय पर इस सम्मेलन का आयोजन किया है। जिस समय देश में खाद्य सुरक्षा कानून बनाने की बात चल रही है, अगर खाद्य सुरक्षा के सपने को हमें साकार करना है तो देश में खाद्यान्न का उत्पादन पर्याप्त करना ही होगा, क्योंकि खाद्य सुरक्षा आयातित अनाज पर आश्रित नहीं रह सकती। उसके लिए अपनी पैदावार बढ़ानी ही होगी और इसलिए अगले 5 वर्षों में भारत के खाद्यान्न का उत्पादन दोगुना कैसे किया जाए, इस चुनौती भरे विषय को इस सम्मेलन में आप लोगों ने सामने रखा है और उस चुनौती का सामना कैसे किया जाए उस पर विचार मंथन के लिए एक मंच भी प्रदान किया है। इसलिए मैं आपको बधाई देती हूं, आपका अभिनंदन करती हूं। आपके जितने पुराने सत्र हैं उनकी जानकारी मैंने ली और आपने चाहा कि मैं वैलिडिक्टरी एड्रेस दूं। सुरेश प्रभु जी ने बहुत सही 2 बातें कही। एक तो ये कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ साथ लीडर ऑफ प्रपोजिशन भी बननी चाहिए और मुझे प्रपोज करना चाहिए, और दूसरी बात उन्होंने कही कि वैलिडिक्टरी में समापन नहीं होना चाहिए, दूसरे सत्र का आरंभ होना चाहिए। तो मैं यहां प्रपोज ही करने आई हूं, क्योंकि जिन सत्रों में आपने जिन चीजों की चर्चा की वो अलग अलग पीसमील हुई है। वास्तव में खाद्यान्न उत्पादन, फूड प्रोडक्शन अपने आप में एक माला की तरह है, जिसके हर बिंदु को हमें माला की तरह एक श्रृंखला में पिरोना होगा और एक मजबूत धागे में पिरोना होगा। अगर कहीं से भी वो धागा कमजोर रह गया तो वो माला टूट जाएगी और फिर लक्ष्य सार्थक नहीं हो सकेगा। इसलिए सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि आपका विषय सुनकर कई बार लोग इसको हास्यास्पद कहते हैं कि 5 साल में खाद्यान्न उत्पादन दोगुना हो जाएगा। कुछ लोग इसे असंभव कहते हैं, लेकिन यहां इस मंच पर खड़े होकर पूरी दृढ़ता और निष्ठा के साथ मैं आपको कहना चाहती हूं, श्रॉफ जी, ये लक्ष्य साध्य है, ये प्राप्त किया जा सकता है। This is achievable target and we will achieve it. ये अचीवेबल है और मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही। हमारी जिन राज्य सरकारों ने इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया उन्होंने इसे अचीव किया है। 2 आंकड़े आपके सामने रखना चाहती हूं। 2006 और 7 में मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट वाज 2.50%. Agricultural growth rate of Madhya Pradesh in 2006 and 7 was 2.50%. The state which I represent today, Madhya Pradesh. Today in 2011 and 12, this growth rate is 18.96%. 9 times high. आप 2 गुने की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ने 5 वर्षों में अपनी कृषि विकास दर 9 गुना बढ़ाई है, फ्रॉम 2.50% टू 18.96%। 2006 और 7 में गुजरात की कृषि विकास दर 1.10% थी। द एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट ऑफ गुजरात स्टेट वाज 1.10%. टुडे इट इज 7.06%. 7 टाइम्स हाई, 7 गुना है। तो कुछ किया है उन्होंने। वो क्या किया है वही मैं आपको बताना चाहती हूं।
और देश के स्तर पर क्या करना है ये बताना चाहती हूं। बिहार जैसा राज्य, जिसको सबसे ज्यादा वर्स्ट एडमिनिस्ट्रेड कहते थे लोग, आज एनडीए सरकार में बिहार राज्य में प्रति हेक्टेयर धान की खेती 1000 किलोग्राम बढ़ी है। 2006-2007 में इट वाज 1489 किलोग्राम पर हेक्टेयर। टुडे इट इज 2489 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर धान की खेती बिहार में बढ़ी है। 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गेहूं की खेती मध्य प्रदेश में बढ़ी है। पर यह कैसे हुआ? एक विजन, एक दूरदर्शिता, उसके साथ एक लगन और चीजों को तरतीबवार लगाना। इसलिए अगर आपको 2 गुना करना है 5 वर्षों में, जो कि करना है, अगर शब्द हटा देना है, करना है, तो मैं सरकार को भी कहना चाहूंगी, डीजीआईसीआर भी यहां बैठे हैं, उनसे कहना चाहूंगी, आप लोगों से भी कहना चाहूंगी कि फिर बिंदुवार अध्ययन करना होगा। आपने कहा ना कि महिला के नाते हम लोग को पता है कि अगर घर में आलू मटर भी बनाने हैं तो किस चीज से शुरू करना है, क्या क्या चीज चाहिए। इसलिए मैं उन तमाम चीजों को, जिसे आपने अलग अलग सत्रों में कहा है, एक माला में पिरोना चाहती हूं। खाद्यान्न उत्पादन के लिए सबसे पहले चाहिए भूमि। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज द फर्स्ट प्राइमरी फैक्टर फॉर फूड प्रोडक्शन। अब भूमि के आगे 3 बिंदु चाहिए। कृषि योग्य भूमि को बचाओ, कृषि योग्य भूमि को बढ़ाओ और कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति को सुधारो। पहली चीज लैंड, भूमि। भूमि के 3 बिंदु। कृषि योग्य भूमि को बचाओ से मेरा मतलब है, बहुत जगह हम देख रहे हैं जहां कल्टीवेबल लैंड और पर्पजेस के लिए और उद्देश्यों के लिए बेची जा रही है। देश में SEZ बन रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने चाहिए। उद्योग अपने आप में एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो देश में अर्थव्यवस्था को बहुत समृद्धि देता है, लेकिन SEZ एग्रीकल्चरल लैंड पर न बने। जहां खेती हो रही है वहां न बने। ऐसी खेती, ऐसी भूमि जहां 3 फसलें ले जाती हैं, 3 फसलें, वो भूमि अगर उद्योग के लिए बेच दी जाएगी तो हमारा खाद्यान्न उत्पादन कम हो जाएगा। इसलिए कृषि योग्य भूमि को बचाओ, ये पहला बिंदु है। सेव द एग्रीकल्चरल लैंड। दूसरा है कृषि योग्य भूमि को बढ़ाओ। इंक्रीज द एरिया अंडर कल्टीवेशन, यानी असिंचित भूमि को सिंचित करो, ड्राई लैंड को वेट करो, सेमी इरिगेटेड को इरिगेट करो। ये जो मैंने आपको मध्य प्रदेश का बताया, ये चमत्कार नहीं है, ये इसी से हुआ है। 3 वर्ष पहले एरिया अंडर कल्टीवेशन वो 7 लाख हेक्टेयर, 7 लाख हेक्टेयर में सिंचित भूमि थी जिस पर खेती होती थी। आज 22 लाख हेक्टेयर हो गया है। 3 गुना ज्यादा रकबे पर आज मध्य प्रदेश में खेती हो रही है। We have increased the area under cultivation 7 lakh to 22 lakhs। तो कृषि योग्य भूमि को बचाओ भी, कृषि योग्य भूमि को बढ़ाओ भी। गुजरात में ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन, जिसको माइक्रो इरिगेशन बोलते हैं, उसके नीचे 2006-07 में कितना रकबा था? 43,000 हेक्टेयर, 43,000 हेक्टेयर। और आज कितना है? 4,73,000। एकदम जंप है, 10-10 गुने का जंप है। तो अगर आप कृषि योग्य भूमि को बचाकर रखेंगे, कृषि योग्य भूमि को बढ़ाएंगे और फिर उर्वरा शक्ति को सुधारो। एक बहुत अच्छी योजना भारत सरकार ने शुरू की है, सॉयल हेल्थ कार्ड। भूमि का परीक्षण करो। भूमि एक मानव शरीर की तरह है मित्रों। जैसे हम अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है आयरन कितना है, एल्ब्यूमिन कितना है, कैल्शियम कितना है, फास्फोरस कितना है, और उसके बाद उसका उपचार करते हैं अगर कमी होती है तो। बिल्कुल इसी तरह से भूमि के भी ये न्यूट्रिएंट्स, इनका परीक्षण होता है, किसमें कितना नाइट्रोजन कितना है, फॉस्फेट कितना है, और उसके बाद उपचार भी एक सा नहीं होता।
अगर दो लोगों के यहां एक सी बीमारी है तो सेम एंटीबायोटिक दोनों को नहीं चल सकता। एक बहुत अच्छे से सूट हो जाता है, एक को दूसरे को साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। इसलिए उस भूमि में किस चीज की जरूरत है, वो न्यूट्रिएंट, कौन सा स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट उसको वहां चाहिए, ये उसके बारे में किसान को बताओ। तो उर्वरा शक्ति को सुधारो। ये तीन चीजें भूमि के बारे में। सबसे पहला बिंदु अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, भूमि की उपलब्धता, और भूमि की उपलब्धता बनाए रखने के लिए कृषि योग्य भूमि को बचाओ, कृषि योग्य भूमि को बढ़ाओ और उसकी उर्वरा शक्ति को सुधारो, सॉइल हेल्थ कार्ड बना। ये पहला बिंदु है। अब भूमि आ गई तो उत्पादन के लिए दूसरा बिंदु क्या है? बीज की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ सीड्स। और जब मैं सीड कहती हूं तो उसके आगे एक शब्द लगाना चाहती हूं, उत्तम बीज की उपलब्धता। अगर खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना है तो बीज का उत्तम होना बहुत जरूरी है। मैंने अपने यहां देखा, अपने क्षेत्र में एक बार इतना बड़ा सोयाबीन का पूरा झुंड उठा करके कुछ किसान मेरे पास लाए। तो मैंने कहा शायद बताना चाह रहे हैं कि बहुत अच्छी फसल हुई है, इतनी मोटी मोटी फली सोयाबीन की। तो मैंने उनको कहा कि इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, तो रोने लगे। मैंने कहा क्या बात हुई? उन्होंने कहा एक बार दीदी इस फली को खोल के देखिए। फली खोल के देखी, एक भी दाना नहीं। बहुत सुंदर फसल, हरी, इतनी मोटी फली सोया की, अंदर एक भी दाना नहीं। कैसा बीज उन्हें मिला, कहां से मिला? पूरी की पूरी फसल बर्बाद। और क्योंकि प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त नहीं थी इसलिए कोई मुआवजा नहीं। अब सीड बिल पार्लियामेंट में आया हुआ है, कुछ कमियां हैं जो हम लोगों को बतानी पड़ेंगी उसमें, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि जो लोग इस तरह का काम करते हैं वो पाप करते हैं किसान के साथ। इसलिए उसकी सजा, जहां से इस तरह का बीज दिया गया उसकी सजा का प्रावधान बहुत जरूरी है। कर्नाटक ने, हमारी सरकार ने एक काम किया, उन्होंने सीड बैंक हर जिले में बनाए और न्यूट्रिएंट बैंक भी हर जिले में बनाए। अगर हम सीड बैंक और न्यूट्रिएंट बैंक हर जिले में बनाएंगे तो बीज की उपलब्धता भी होगी, मारामारी नहीं होगी और सही बीज उन्हें मिले, इसका एक प्रबंध भी होगा। तो सेकेंड चीज है अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी सीड्स, उत्तम बीज की व्यवस्था। तीसरी चीज है खाद। भूमि आ गई, बीज डाल दिया, अब बोनी के समय, बुआई के समय खाद की जरूरत है। डीएपी नहीं मिलती, यूरिया नहीं मिलता, लोग मारा फिरते हैं। और खाद के कीमतों में कितनी बड़ी चढ़ावट आई, 525 का बोरा 1275 में, एक साथ 750 रुपए की बढ़ोतरी, 750 रुपीज पर बैग खाद की कीमतें बढ़ी हैं। और 1275 में भी मिलता नहीं। मुझे मालूम है रबी और खरीफ दोनों की फसल में केवल अपने क्षेत्र में खाद पहुंचाने के लिए मुझे कितनी माथापच्ची करनी पड़ती है। कम से कम नहीं तो 10 बार मुझे मंत्री से बात करनी पड़ती है कि मेरे क्षेत्र में खाद पहुंचा दो। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर, कर्नाटक सरकार ने जैसे सीड बैंक और न्यूट्रिएंट बैंक बनाए, ऐसे उन्होंने हर ताल्लुक में कौन सा फर्टिलाइजर चाहिए ये रिकमेंडेशन भी करने का प्रबंध किया, हर ताल्लुक में। ये एक सी चीज नहीं है, जैसे मैंने अभी कहा कि एक एंटीबायोटिक दो लोगों को समान रूप से काम नहीं कर सकता। हर ताल्लुक में उन्होंने फर्टिलाइजर का रिकमेंडेशन की कि अनुशंसा करते हैं कि आपको कौन सा फर्टिलाइजर चाहिए और फिर उस फर्टिलाइजर की उपलब्धता। ये तीसरी बड़ी चीज। चौथा, भूमि आ गई, बीज डाल दिया, खाद डाल के बुआई भी हो गई, फसल होने लगी तो कीड़े आ गए। कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स कह लीजिए, क्रॉप प्रोटेक्शन मटेरियल कह लीजिए, लेकिन उस फसल की सुरक्षा के लिए जो कीटनाशक है फिर उनकी उपलब्धता, समय पर और कितना डालना, यह भी किसान को बताने की आवश्यकता। कितना डालना, बहुत बार उसने ज्यादा पेस्टिसाइड डाल करके अपनी भूमि ही खराब कर ली। तो कीटनाशक की उपलब्धता और उसको बताना कि कितना उसको डालना। सब होकर प्राकृतिक आपदा से बच गई, फसल बन गई, आ गई, खुश है किसान कि फसल आ गई। अब आती है फसल की खरीद।
मार्केटिंग। बहुत सी फसलें ऐसी हैं जहां सरकारी एजेंसियां खरीदती हैं। तो सरकारी एजेंसियां जहां खरीदती हैं, वहां सबसे पहली बात है दाम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस में अगर आप 525 से 1275 हुए खाद की कीमत नहीं लगाते, अगर आप उसका लागत मूल्य बढ़ गया है इसकी चिंता नहीं करते और दाम वही रखते हो या इतना कम बढ़ाते हो कि लागत मूल्य से मिलने वाला दाम कम है, तो घाटे का सौदा कोई क्यों करेगा। मुझे दुख है ये बात कहते हुए कि हिंदुस्तान में, आंध्र प्रदेश में किसानों को क्रॉप हॉलिडे करना पड़ा। क्रॉप हॉलिडे, क्योंकि 2000 रुपया प्रति एकड़ का घाटा उनको गेहूं की खेती में हो रहा था। अगर 2000 रुपए प्रति एकड़ का घाटा किसान को होगा तो वो खेती क्यों करेगा। और अगर हमारे किसान क्रॉप हॉलिडे करेंगे तो खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य बढ़ाना तो दूर, जो वर्तमान में है क्या हम उसको भी रख सकेंगे। अगर वो खेती छोड़ ही रहा है, खेती को घाटे का सौदा मान रहा है, क्रॉप हॉलिडे कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है, एक तो उसका वैसे ही कम हो जाती खेती, जब परिवार बढ़ता है तो वैसे ही होल्डिंग कम हो जाती है, उसके ऊपर अगर उसको पूरा दाम भी नहीं मिलता तो वो खेती क्यों करेगा। तो फिर बढ़ाने की बात छोड़िए, आज का उत्पादन भी हम नहीं रख पाएंगे। इसलिए दाम, सही दाम जिसमें लागत मूल्य से ज्यादा उसको मिले, ताकि खेती लाभ का धंधा उसके लिए बने, घाटे का सौदा ना बने। फिर खरीद की एजेंसियां समय पर बाजार में आए। इस बार मध्य प्रदेश ने बहुत सुंदर व्यवस्था खरीद की। हमने किसान को एसएमएस करके बुलाया, तारीखें तय कर दी कि आज के दिन आप ही केवल लेकर आएंगे, आज के दिन इस जिले का किसान का ये 10 गांव ही लेकर आएंगे। बहुत सुंदर व्यवस्था। लेकिन अभी मैंने कहा था कि माला की सबसे बड़ी कमजोरी उसके उस मनके में होती है जहां से वो माला टूट सकती है। हमारी पूरी व्यवस्था धरी की धरी रह गई, क्योंकि जो चीज हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते थे, जिसका पूर्वाभास नहीं कर सकते थे, बोरों की कमी, बोरियां नहीं मिली। अब कोई सोच सकता है सब कुछ हो गया, इतना सुंदर गेहूं, विदिशा का गेहूं वैसे भी शरबती के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है। शरबती गेहूं विदिशा का, इतना मोटा दाना, इतना बढ़िया गेहूं और बम्पर क्रॉप, और शासन द्वारा इतनी सुंदर व्यवस्था खरीद की कि शुरू शुरू में जो लोग आए वो एकदम गदगद हो गए कि हम गए और हम 4 घंटे के अंदर हमारा गेहूं तुल गया और चला गया। लेकिन उसके बाद कमी आई बोरों की, अब बोरे नहीं है, हड़कंप मच गया, प्रदर्शन हुए, घेराव हुआ। ये पूर्वाभास हम नहीं कर सके कि हमें बोरियां चाहिए, कितनी छोटी चीज। लेकिन मैंने कहा ना कि ये पूरी की पूरी माला में से अगर एक चीज कम हो गई तो माला धड़म से गिर गई, हमारी पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। अल्टीमेटली पार्लियामेंट में मुझे अंततः बोलना पड़ा, वित्त मंत्री से कहना पड़ा, फूड मिनिस्टर से कहना पड़ा। हुआ प्रबंध, कुछ देर बाद हुआ, लेकिन वो जो 10-12 दिन थे वो ज्यादा मुश्किल में गए। तो अब हम आगे से पहले सोचेंगे कि ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, अगर बोरियां नहीं होंगी तो व्यवस्था खत्म हो जाएगी। ये छोटी सी चीज, बोरों की कमी आ गई। तो सरकारी खरीद अच्छे से हो जाए, किसान फसल बेच जाए, खुश होकर चला जाए। तो अगला पॉइंट, भंडारण, स्टोरेज। 60 बरस की आजादी के बाद भी सरकारें आई गई, हम भी 6 बरस रहे, लेकिन भंडारण की व्यवस्था पूरी नहीं हो सकी देश में। ये बैठे मेरे पंजाब के साथी, खुले में पड़े हैं अनाज, खुले में पड़ा है। कहते रहते हैं कि जो ऑलरेडी है एफसीआई के गोडाउन्स में वो निकालो ताकि नया अनाज वहां आए। एफसीआई के गोडाउन्स खाली नहीं होते, बाहर पड़ा पड़ा अनाज सड़ रहा है। आंकड़ा चौंकाने वाला है मित्रों, 235 मिलियन टन अनाज जो पैदा होता है उसमें से 66 मिलियन टन डिस्ट्रॉय हो जाता, 66 मिलियन टन नष्ट हो जाता। इस बार 90,000 करोड़ का अनाज नष्ट हुआ। कितने परिश्रम से, कितनी मेहनत से किसान इस खाद्यान्न को उगाता है।
बढ़ती हुई जनसंख्या जिसको खाद्यान्न चाहिए, किसी आपात समय के लिए बफर स्टॉक भी चाहिए, उस देश में उपजा हुआ अनाज नष्ट हो जाता है। 90,000 करोड़ का अनाज नष्ट हुआ, भंडारण नहीं, स्टोरेज नहीं। अब इसके लिए कौन सी तकनीक ऐसी की आवश्यकता है? और केवल बाहर खुले में पड़ा हुआ अनाज सड़ रहा है ये नहीं, मैं अंदर के अनाज की बात बताती हूं। हमारे जो स्टोरेज हैं वो पुराने हिसाब से बने हुए, पुराने हिसाब से बने हुए स्टोरेज में बोरी पर बोरी लाद दी जाती है। तो जब पीडीएस के लिए निकाला जाता है तो सबसे ऊपर की बोरी पहले निकलती है। इसका मतलब जो ताजा अनाज आया वो निकल जाता है, पुराना अनाज नीचे पड़ा रहता है, उसको चूहे खाते हैं और वो अनाज नीचे पड़ा पड़ा सड़ जाता है। जबकि विश्व भर में जो स्टोरेज हैं वो कन्वेयर बेल्ट की तरह चलते हैं, जहां सबसे निचली बोरी पहले निकलती है, ऊपर वाली नीचे आती जाती है और नीचे वाला अनाज निकलता जाता है। क्यों नहीं हम लोग ऐसी स्टोरेज बना सकते कि ऐसे स्टोरेज बने, हमारे ऐसे भंडार गृह बने कि जो पिछला अनाज है वो पहले निकले और जो आज का अनाज है वो बाद में निकले। लेकिन आज के भंडारण व्यवस्था में ताजा अनाज पहले निकलता है, पुराना अनाज रह जाता है, तो बाहर पड़ा हुआ अनाज बारिश में सड़ता है और अंदर पड़ा हुआ अनाज बासी होकर सड़ता है, नष्ट होता है। और कितने कितने करोड़ टन अनाज खराब हो जाता है तो सरकारें तय करती हैं कि इसको समुद्र में फेंक दो। तो भंडारण, और भंडारण फिर दो तरह का, यहां क्योंकि फल सब्जियों की भी बात हो रही है, फल सब्जियां दूसरे स्टोरेज में, दूसरे भंडार गृह में नहीं जा सकती, उसके लिए कोल्ड चेन्स चाहिए। लेकिन कोल्ड चेन से पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पावर भी तो चाहिए। कोल्ड चेन्स कैसे बनाएंगे आप? अगर आप 24 घंटे बिजली किसान को नहीं दे पा रहे, 24 घंटे बिजली उपभोक्ता को नहीं दे पा रहे, तो उन कोल्ड चेन्स के लिए बिजली कहां से आएगी? तो हम गाड़ी के पीछे घोड़ा बांधने की बात कर रहे हैं। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पावर क्रिएट करना होगा, पर्याप्त बिजली का उत्पादन। या जिन राज्यों में सरप्लस बिजली है, छत्तीसगढ़ में सरप्लस बिजली है, गुजरात में सरप्लस बिजली है, तो वहां कोल्ड चेन्स बने जहां हमारा ये फल फ्रूट वेजिटेबल, खासतौर पे जो पेरिशेबल है, जल्दी से नष्ट होने वाला है, उनको वहां रखा जा सके। तो पैदा होने से लेकर के स्टोरेज तक की व्यवस्था तो हो गई। लेकिन अगर 2 गुना करना है 5 वर्षों में, तो उसमें नई टेक्निक, न्यू टेक्नोलॉजीज, यूसेज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हमारे यहाँ 47 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, 15 बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, आईसीएआर जैसा इंस्टीट्यूट है। तो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जब तक इसमें हम नई खोज नहीं करेंगे, हिमाचल में कभी सेब नहीं होता था मित्रों, लेकिन एक व्यक्ति स्टोक्स वहां आए और उन्होंने कहा कि यहां की जलवायु मेरे यहां से मिलती है, आप यहां सेब उगाइए। आज इतना सेब वहां पैदा होता है कि रातों रात किसान की आमदनी बढ़ गई। अभी पीछे मैं नेट में पढ़ रही थी, बनासकांठा में, गुजरात में बनासकांठा का एक किसान की सक्सेस स्टोरी लिखी थी। कभी उसने अपने यहां अनार पैदा नहीं किया था, अब अनार उसने पैदा करना शुरू किया अपने यहां। 18,000 रुपए से 92,000 हो गई उसकी आमदनी, 92,000, फ्रॉम 18,000 टू 92,000 प्रति एकड़। तो ये जो नई तकनीक है R&D, और उसका लाभ हमारे किसान को मिले, मुझे बहुत खुशी है। मेरे समय में जब मैं INB मिनिस्टर थी तो मैंने एक प्रयोग किया था नैरो कास्टिंग का, अपने यहां ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं ना, बहुत बड़ा नेटवर्क हमारे पास दूरदर्शन का था, ट्रांसमीटर्स का, और फिर डीडी मेट्रो का भी हुआ। डीडी मेट्रो के वो ट्रांसमीटर्स बहुत जगह दिन में खाली पड़े रहते थे, तो हमने ये कहा कि ब्रॉडकास्टिंग तो होती है। मैंने 9 जगहों पर पायलट प्रोजेक्ट चलाया था नैरो कास्टिंग का, जिसमें कहा था कि दिन के 3 घंटे केवल कृषि पर कार्यक्रम होगा, और वो वहां की कृषि, उस जगह की 50-50 किलोमीटर पर ट्रांसमीटर, केवल उस एरिया की कृषि। आप बात करते हैं गेहूं की, धान की, आप बात करते हैं कपास की, आप बात करते हैं गन्ने की, ये वो क्रॉप्स हैं जो पूरे देश में होती हैं बड़े बड़े हिस्से में। लेकिन वो किसान जो रागी उगा रहा है, वो किसान जो केवल सनफ्लावर उगा रहा है, वो छोटी छोटी खेती जीरा उगा रहा है,
काली मिर्च उगा रहा है। अयप्पन जी कह रहे थे इनके इतनी छोटी होल्डिंग होती है सेंस में, लेकिन कितना वो, कोई काजू उगाता है, कोई काली मिर्च उगाता है, कोई इलायची उगाता है। लेकिन उन छोटी खेतियों के लिए कौन से बड़े कार्यक्रम कृषि दर्शन पर होते हैं? तो हमने कहा था नैरो कास्टिंग के माध्यम से वहां के किसान को बुलाकर विशेषज्ञ को साथ बैठाकर उसकी खेती के बारे में बताओ, केवल उतने एरिया की खेती के बारे में बताओ। क्योंकि जब तक आप नॉलेज ट्रांसफर नहीं करेंगे उससे, अब तो पढ़े लिखे बच्चे आने लगे हैं, वरना तो पढ़ा लिखा बच्चा खेती में कहां था, वो अपना परंपरागत ढंग से खेती कर रहा है। उनको मालूम ही नहीं है कि विश्व भर में कितनी तकनीकें आ गई जिनसे उनकी आमदनी दुगनी हो सकती है, जिससे उनकी फसल दोगुनी हो सकती है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों का प्रयोग करके उन तक उन तकनीकों को पहुंचाना, यह अगला बिंदु है। और उसके बाद है वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाना, रेप्लिकेटिंग दी बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द वर्ल्ड। अभी ब्राजील की वक्ता बोल रही थी, वो अपनी बात बता रही थी, लेकिन अयप्पन साहब ने बताया कि ब्राजील से इंडिया फर्क कैसे है। यूनिफॉर्मिटी नहीं आ सकती, हर जगह की चीजें फर्क हैं, जलवायु फर्क है, साइज ऑफ होल्डिंग्स फर्क है, कल्चरल एथोस फर्क है, लेकिन उनको अपने अकॉर्डिंगली ढाला जा सकता है, एमेंड करके, संशोधित करके अपने अकॉर्डिंगली ढाला जा सकता है। तो वो वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस, अगर 1 एकड़ में कहीं 14 टन आ रहा है और मेरे यहां 4 टन आ रहा है, तो मैं देखूं तो सही कि वो 10 टन मेरे से ज्यादा क्यों और कैसे ला रहा है। कौन सी चीज है जिसे मैं अपने यहां 14 नहीं तो चलिए 8 कर सकती हूं, उसको 4 टन से बढ़ाकर 8 कर सकती हूं। तो वर्ल्ड की ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखना और फिर उनको रेप्लिकेट अपने यहां करना, ये चीजें अगर हो जाए, भूमि की उपलब्धता से लेकर के और विश्व की में चलने वाले व्यवहार को देख करके अपने यहां उसको लेने का काम, ये जैसे मैंने कहा ये पूरी की पूरी एक श्रृंखला है। इन बिंदुओं को अगर श्रृंखलावार हम लोग तय कर लें, और मैं एक चीज यहां कहना चाहूंगी, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते मैं खड़ी हूं, यहां मिनिस्टर भी आए और प्रेसिडेंट साहब ने इसको इनॉग्रेट किया। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां कभी देश सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में बटेगा नहीं, जहां सरकार और प्रतिपक्ष इकट्ठे खड़े होंगे। ये देश का प्रश्न है, ये देश के किसान का प्रश्न है, ये देश के उपभोक्ता का प्रश्न है, ये देश की भूख को मिटाने का प्रश्न है, ये देश को खिलाने का प्रश्न है। और इसलिए कितने भी हमारे आपस में मतभेद हों, लेकिन कभी भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में संसद सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में नहीं बटेगी, एक स्वर में बात करके। लेकिन ये जो सामने मैंने रखी हैं चीजें, इसमें से कुछ चुनौतियां भरी चीजें हैं, कुछ करणीय हैं जल्दी, कुछ में थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन इन तमाम चीजों पर बैठ करके एक राय बना करके अगर हम इकट्ठे निकल जाएंगे, तो श्रॉफ साहब आज इस मंच से मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूं कि आप कहते हैं कि 5 वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन दुगना हो जाए, आपकी समय सीमा से पहले ये खाद्यान्न उत्पादन देश में दोगुना हो जाएगा और ये लक्ष्य सक सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।